and today we are again on a new topic, that is cell, EMF, internal resistance and terminal potential. We are going to understand the chemistry of all this process in today's session. ठीक है, आज के सेशन के बीच में ये सारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इनका आपस में रिलेशन है क्या, समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मैं आपके साथ बातें करने जा रहा हूं वो एक बुक की नॉलेज नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें करी हुई हैं, वो उस सारी बुक्स को कंबाइन करके जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आ रहा है, मैं आज उसी के साथ काम कर रहा हूं। ठीक है, सभी बुक्स की एक तरह से कह लो स्टोरीज को मिला के मैंने एक स्टोरी तैयार की है। ठीक है, सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल को समझाने के लिए। सो गोइंग थ्रू दैट स्टोरी, वो स्टोरी की तरह मूव करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब व्हाट इज अ सेल। अब सेल की बात की जाए, आप बेसिकली सेल को ना ज्यादा अच्छे तरीके से केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हो। +2 क्लास में फिजिक्स के अंदर सेल, ठीक है, वो हमें सिंबल के साथ ही नजर में आता है। ठीक है, वो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं सेल को। सो दिस इज अ सिंबल फॉर ए सेल, जिसके बीच में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसमें ये नेगेटिव टर्मिनल है, और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव निकल के जाता है। कोई सर्किट हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या बात की थी, इस सारे चक्कर के बीच में जितना करंट सेल में से बाहर निकलेगा उतना ही करंट सेल में वापस एंटर करता है। हमने इसके ऊपर बात की थी, पोटेंशियल मेथड के बीच में किरचॉफ्स लॉ या कर रहे थे, तो उसके बीच में हमने ये कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था कि सेल के बीच में जितना करंट बाहर निकलेगा उतना ही करंट एंटर भी करेगा। ठीक है, अब सेल की केमिस्ट्री को समझते हैं। ठीक है, कि सेल की वर्किंग निकल के कैसे निकल के आती है। तो बेसिकली ये केमिस्ट्री का टॉपिक निकल गया है, कि फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ एक फिजिक्स का इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल को एक्सप्लेन प्रॉपर्ली करने के लिए मुझे वो केमिस्ट्री के टॉपिक को थोड़ा बहुत यहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसमें मुझे वर्किंग ऑफ सेल के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर, वर्किंग ऑफ सेल को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। विद द हेल्प ऑफ दैट हम ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल का कंसेप्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से +2 क्लास में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, या पढ़ भी लिया होगा कम से कम। ठीक है, तो उसमें आप आगे चल के ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बीच में, ठीक है, सेल को पढ़ने वाले हो। ये मैंने सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये सेल को पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब ड्यूरिंग द पैसेज, जितना भी हमारी अभी जर्नी रही है, ड्यूरिंग दिस पैसेज ऑफ जर्नी, हमने सेल के बारे में अलग अलग बातें की। उससे कंक्लूजन हमने क्या निकाला। अब मिसकंसेप्शन, कभी कभी बच्चे को क्या दिमाग में निकल के आ जाता है कि पहला मिसकंसेप्शन बच्चे के दिमाग में, या मिसकंसेप्शन ये निकल के आता है, एक ही मिसकंसेप्शन, कि सेल प्रोवाइड्स चार्जेस। सेल क्या प्रोवाइड करता है? चार्जेस प्रोवाइड करता है। ये मिसकंसेप्शन है बच्चे के दिमाग में। ठीक है, अब सेल इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस प्रोवाइड नहीं करता, पहली बात। तो अब सेल के बीच में अक्कर क्या क्या होता है, हमें मिलता क्या क्या है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं पहले, तो ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेल प्रोवाइड्स, सेल देता क्या हमें? सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। एक तो ये चीज प्रोवाइड करता है सेल। सेकेंडली सेल डू नॉट प्रोड्यूस, अब ये मिसकंसेप्शन है बच्चों के दिमाग में, डू नॉट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस नहीं करता कुछ भी, डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। अरे चार्ज तो कंजर्व है,
यार आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट किया है, तो चार्ज मेरा कंजर्व निकल के आता है, तो चार्जेस तो उसके कंजर्व हैं सेल के, तो सेल कोई चार्जेस प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, सेल का काम क्या है? ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, सेल ओनली प्रोवाइड सम एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स। अब यार इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करना है, एंड दिस प्रोसेस इज kept on repeating by the cell। अब यार अब खुद सोचो आप, सेल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सेल चार्जेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, सेल ने बस उसे एनर्जी प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रखता है। वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा वो सारा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये फिगर के बीच में ही सारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो इस पॉइंट के साथ, सेकंड पॉइंट के साथ मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूं? कंक्लूजन सेकंड पॉइंट के साथ थर्ड पॉइंट का ये निकल के आ सकता है, सेल मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस which forces the charge, और कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकते हैं, टू मूव इन दिस सर्किट, which forces the charge to move in the circuit। सेल का काम यही है बस, it forces the charge to move in circuit, सर्किट के बीच में वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज कैसे कर सकते हैं? अब सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बोला था, एनर्जी प्रोवाइड करता है। यार एनर्जी को वर्क डन कह सकता हूं। ठीक है, अब यार सीधी सी बात है, अगर हमने डेफिनेशन पढ़ी है वोल्टेज की डेफिनेशन में क्या की है? वर्क डन टू कैरी one electron from one end to another end, one terminal to another terminal। अरे यार वो सारा का सारा वर्क डन मैं ये कह सकता हूं कि सेल के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो जो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं उस एनर्जी को नाम दे देता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम दे, उसको नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम दे दिया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन ये चीज है, तो वर्क डन अगर यूनिट चार्ज है तो 1, तो ये किसके इक्वल निकल के आता है? पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, मतलब एक टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल, मतलब इन शॉर्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड कर। सो कहीं ना कहीं एनर्जी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो पढ़ के ही आए हुए हैं हम सारा, हमने पूरा आर्टिकल किया था इसके ऊपर। ठीक है, पूरा कंसेप्ट डेवलप किया था, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। ये पूरा हमने आर्टिकल किया था। ठीक है, अब ये वाला वर्क डन मैं कह सकता हूं सेल के अंदर क्या निकल के आ रहा है? एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर हो गया, और वो एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम दे दिया। ठीक है, इस सारी चीज को हमने क्या नाम दे दिया? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम दे दिया। तो इन सारी डिस्कशन के बीच में हमें यह समझ में आया कि सेल ने कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोवाइड किया, सेल ने कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोवाइड किए। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के या एलिमेंट के, उन्हें सिर्फ वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये सारी बातों से हमने कंक्लूजन जो निकाला, अब उसकी केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब सेल को शुरू करने से पहले हमने ये पहले सारी बातें कर ली। अब सेल की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल की केमिस्ट्री हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे सेल की केमिस्ट्री में, क्योंकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है बेसिकली। हम इतना सा समझेंगे केमिस्ट्री ऑफ द सेल को, ताकि हम आगे चल के
ईएमएफ, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल का रिलेशन सेट कर सके, आपस में एक रिलेशन सेट कर सके, इसलिए हम केमिस्ट्री ऑफ सेल को समझेंगे। अब सेल के बीच में क्या होता है, ये सिंपल सेल है, गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं हम इसे, दिस इज ए गैल्वेनिक सेल। अब ये सेल के बीच में जो ये निकल के आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो निकल के आ रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो निकल के आ रहे हैं दो रोड्स, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, इन्हें इलेक्ट्रोड्स बोला है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है जनरली एसिड होता है, ये एसिड होता है इलेक्ट्रोलाइट, ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आगे ऊपर कोई सर्किट लगा हुआ है, इस तरह से। अब सेल के बीच में होता क्या है, सेल के बीच में आपने पढ़ा होगा, सेल के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन अक्कर करती है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक रोड के ऊपर, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन अक्कर कर रही है, तो दूसरे के ऊपर रिडक्शन अक्कर कर रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसके बीच में अक्कर करती है, एट द सेम टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसके बीच में अक्कर कर रही है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसके बीच में अक्कर कर रही है, मुझे इतना बता, सेल के बीच में ये दो रिएक्शंस अक्कर कर रही हैं, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें मालूम है क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब सपोज करिए कि मेरे पास यहां पर कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। मैं ज्यादा डेप्थ में केमिस्ट्री ऑफ सेल नहीं समझा रहा, ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं जितनी हमें फिजिक्स के अंदर जरूरत है, ठीक है। तो होता क्या, मेरे पास जो ये रोड निकल के आ रहे हैं, ये नेगेटिव रोड होता है और ये पॉजिटिव मान लियो, ठीक है। अब जो नेगेटिव रोड होता है आपको मालूम है उसका नाम क्या निकल के आता है, एनोड। और जो पॉजिटिव होता है, मतलब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। हमें वैसे ज्यादा लेने देना नहीं है इसके साथ, बस इतना पता है कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, 10 इतना सा याद रखो, ठीक है। अब होता क्या है, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल के आया, फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो अगर मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलूं, फिजिक्स के इलेक्ट्रिक फोर्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली मूव करूं, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेगा, कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल कह सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, फिजिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी सेल के अंदर ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है। सेल कौन सा पाथ फॉलो करता है, इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ फॉलो करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हुए, ठीक है, इस रोड की हेल्प के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, जो ये मैं लिख रहा हूं, इस तरह से मूव करता है। मतलब सेल, अगर सेल के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में से निकल के जाता है, इंटरनल सर्किट में से कभी नहीं निकल के जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं आऊंगा धीरे धीरे कैसे। और अगर आप ज्यादा देखें, ठीक है, अगर इसे ज्यादा देखें तो करंट इस डायरेक्शन में निकल के आएगा, करंट इस डायरेक्शन में निकल के आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज जब भी मूव करता है सेल के बीच में से, तो वो आउटर सर्किट में से पास करके जाएगा रादर देन इंटरनल सर्किट, ठीक है। मैंने ये आउटर रेड कलर के साथ जो वायर तैयार किया है, दैट इज आउटर सर्किट, वो आउटर सर्किट है,
वो आउटर सर्किट है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? मुद्दा तो ये निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव टुवर्ड पॉजिटिव रोड, उसका कारण क्या निकल के आ रहा है? ठीक है, तो आप अगर डिफरेंट बुक्स में रीड करोगे ना, तो डिफरेंट बुक्स में ज्यादा बार इसके बारे में बात ही नहीं की हुई। ठीक है, लेकिन अगर आप एससी वर्मा में बात करोगे तो एससी वर्मा में भी, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट सिंपल सी बात की हुई है, इसे बैटरी मैकेनिज्म का नाम देके उन्होंने बात खत्म कर दी। ठीक है, अब उसका रीजन क्या निकल के आता है? इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव रोड, पॉजिटिव रोड की तरफ मूव इसलिए नहीं करते बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। होता क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। वो एनर्जी ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो सेल के अंदर चल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट एनर्जी। ठीक है, जो उसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट एनर्जी क्या करती है? उससे एक एनर्जी प्रोवाइड कर देती है जो एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा है वो एनर्जी। अब ये सारे कंसेप्ट को, अब ये फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं है, ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, उसके बीच में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अब ये सारे कंसेप्ट को क्या नाम दिया हुआ उसने? बैटरी मैकेनिज्म का नाम दिया हुआ है, इसे लिख लो। Why electrons are not moving towards positive terminal? Because of exothermic reaction that is occurring in the cell, and this is known as battery mechanism. इसे कहते हैं बैटरी मैकेनिज्म। ये अब केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू हो जाता है, हम इसके बीच में ज्यादा नहीं जाएंगे। हमने उसके रीजंस बताने थे, क्या रीजंस है, वो केमिस्ट्री के रीजंस निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम आउटर सर्किट, बाहर वाले सर्किट में से मूव करता हुआ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम आउटर सर्किट। ठीक है, अब ये बैटरी मैकेनिज्म को क्या नाम देते हैं हम? ठीक है, दिस बैटरी मैकेनिज्म, जो ये बैटरी का मैकेनिज्म निकल के आता है, नोट कर लो इसे। दिस बैटरी मैकेनिज्म इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या निकल के आता है? विच डू नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, दिस बैटरी मैकेनिज्म। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ध्यान से देखें तो सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? वो रिडॉक्स रिएक्शन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में एक रॉड के ऊपर, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा क्या निकल के आएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरे के ऊपर क्या निकल के आएगा? रिडक्शन रिएक्शन, जिसके कारण दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अब चेक कर सकते हो, दोनों के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का काम यही है, रिडॉक्स रिएक्शन का काम यही निकल गया। तो होता क्या है? whenever we do some work, ठीक है, अब सेल जो भी काम करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन चार्ज। अब ये वर्क किसने प्रोड्यूस किया?
पोटेंशियल डिफरेंस ने किया वो हम पढ़ के आ चुके हैं कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ए सेल। ये इस तरह से वर्किंग सेल की निकल के आती है। ये ऊपर ऊपर से मैकेनिज्म हमें पढ़ लिया, हालांकि ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं, ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं। ठीक है, अच्छा सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? अब हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट में से पास करके इस तरह से पहुंचेंगे। सर्किट कंप्लीट तभी होगा अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से निकल के इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाए, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाए, तभी सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कैसे करता है मैंने उसका रीजन बता दिया। दिस इज नोन एज बैटरी मैकेनिज्म। उसके पीछे के कॉजेस निकल के आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उसके पीछे के रीजंस क्या निकल के आते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब थोड़ा और कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहां से मेरा कंसेप्ट और ज्यादा निकल के आएगा। अब यहां से मैं कंसेप्ट निकाल रहा हूं ईएमएफ का, यहीं से डिस्कस कर रहा हूं ईएमएफ का सेल, मतलब ये वाली स्टोरी को ईएमएफ के साथ जोड़ना शुरू करो। ठीक है, अब ईएमएफ इज नोन एज इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, हालांकि ईएमएफ बोल क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन दिस इज द एंशिएंट नेम, पुराने जमाने में, लेकिन ये फोर्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। हुआ क्या था, जब बैटरी के बारे में हमें पता चला तो सबसे पहले हमने मानना शुरू किया कि बैटरी ना फोर्स लगाती है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। लेटर ऑन हमें पता चला कि बैटरी का ऐसा कोई काम नहीं है, बैटरी कोई फोर्स नहीं लगाती। लेकिन तब तक हम बैटरी को क्या नाम दे चुके थे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दे चुके। ये ऐसा ही है जैसे एक बच्चे का नामकरण कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक बच्चा पैदा हुआ, अभी उसने अपनी कोई अच्छाइयां नहीं दिखाई, गुण नहीं दिखाया। ठीक है, लेकिन हमने उसका नाम रख दिया। ठीक है, किसी भगवान के नाम पे रख दिया, कुछ भी रख दिया। लेकिन लेटर ऑन जब वो बड़ा हुआ तो उसकी आदतें बिल्कुल ऑपोजिट, राक्षसों जैसे निकल के आए। ठीक है, लेकिन तब तक नाम तो पड़ ही चुका था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये तब का नाम पड़ा हुआ था, पुराने जमाने में तब का नाम पड़ा हुआ था जब अभी सेल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, सेल के मैकेनिज्म के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी। जो मैकेनिज्म हमने अभी डिस्कस किया उस मैकेनिज्म की, जब सेल के मैकेनिज्म की हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तब हमने ये सोचा था कि सेल का क्या काम है? सेल सिर्फ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है किसे? इलेक्ट्रॉन्स को। पर लेटर ऑन हमें पता चला जब मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर कि कोई वो फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। वो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन कर रहा है और वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है सेल के अंदर। ठीक है, लेटर ऑन ये पता चला। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाम रख दिया राम, लेटर ऑन आते निकल आई रावण की, तो नाम तो नहीं बदलने आएगा ना। जब आप बड़े हो गए आपका नाम तो पुराना ही रहेगा ना, नाम तो चेंज नहीं होने वाला। तो ये वैसा ही है, ईएमएफ वैसा ही है। ईएमएफ का नाम पड़ गया, लेकिन तब हमें मैकेनिज्म के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, तो एक गलत नाम ही चलता आ रहा है तब तक। अब नाम चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब ईएमएफ का मेन जो नाम तो पड़ गया, नाम तो गलत पड़ गया इसका, लेकिन मेन लेटर ऑन जाके हमें जब पता चला कि ईएमएफ का काम क्या है, ठीक है, तो वो काम हमने बताना शुरू किया। तो वो काम क्या निकल के आ रहा है वो लिख लो जरा। ठीक है, मेन काम ईएमएफ का निकल के आ रहा है, ये कोई फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जरा सेल के बीच में, ये कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या निकल के आ रहा है? देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जेस के डिफरेंस को क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को।
ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अब ये पता कब चला, जब हमने बैटरी के मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से समझ लिया, इलेक्ट्रोड्स कह लो या टर्मिनल्स कह लो। ऑफ सेल, when no current flows, when no, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है साथ में, when no current flows, when no current flows का मतलब है ओपन सर्किट, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ओपन सर्किट, बिल्कुल ओपन सर्किट। ठीक है, इसके एसआई यूनिट क्या निकल के आए, फिर एसआई यूनिट वोल्ट निकल के आए, एसआई यूनिट क्या निकल के आए, वोल्ट निकल के आए। ठीक है, इसे और ज्यादा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक रिमोट का सेल लेके आए। ठीक है, अब हमारे इंडिया में आदत होती है कि रिमोट का सेल तब तक नया नहीं लेके आते टीवी वाले रिमोट का, जब तक उसे थप्पड़ मार मार के काम न चलाए। ठीक है, थप्पड़ मार मार के जितनी देर उसका काम चलता रहा, जब थप्पड़ मारने से भी उसने काम करना बंद कर दिया, तब मार्केट से जाके हम नया सेल लेके आते हैं। यही आदत है, हम इंडियंस हैं, हमारी आदतें यही है। ठीक है, मैं भी ऐसा ही हूं, चेंज नहीं है हमारे में कुछ। ठीक है, चाहे बंदा जितना मर्जी पैसे वाला क्यों ना हो, ठीक है, जब तक रिमोट को थप्पड़ मार के सेल ना चलाए, वो इंडियन नहीं कहलाएगा, ये तो हमें बताइए। अब जब मैं नया सेल लेके आया, तो उस सेल के ऊपर मैंने देखा, उन्होंने लिखा हुआ है, मान लो 2 वोल्ट लिखा हुआ। ठीक है, उस सेल के ऊपर उसने क्या दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया। अब ये जो 2 वोल्ट उसने दिया हुआ है ना, ये सेल का ईएमएफ है। तो ईएमएफ को ई के साथ दिखाते हो, ऐसे ई के साथ, दूसरे वाला ई ना डाल देना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाए। मतलब जब आप मार्केट से बिल्कुल एक नया सेल लेके आए हो, अभी तक उसमें से कोई करंट विड्रॉ नहीं किया। ठीक है, अभी तक कोई करंट उसमें से मैंने विड्रॉ नहीं किया, जब बिल्कुल एक नया सेल है। ठीक है, तब जो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ईएमएफ। अब ईएमएफ, अब यहां पर मैं ये कह सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? जैसे जैसे आप सेल को यूज करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होना शुरू हो जाता है सेल का। इनिशियली जब अभी उसे यूज नहीं किया, अनपैक्ड सेल है, बस ओपन सर्किट में ही रखा हुआ है, यूज एक बार भी नहीं किया, तब सेल के ऊपर जो दिया हुआ पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल इज नोन एज ईएमएफ। उस पोटेंशियल को क्या नाम दे देते हैं हम? ईएमएफ का नाम दे देते हैं। मतलब ये कह लो कि बिल्कुल न्यू बैटरी है, अनयूज्ड बैटरी, जिसमें से कोई करंट अभी मैंने विड्रॉ नहीं। ठीक है, आप ये कह सकते हो, अगर कोई करंट विड्रॉ नहीं किया, तो मैं ये कह सकता हूं एट मैक्सिमम वोल्टेज। जब उसकी वोल्टेज क्या निकल के आ रही है? मैक्सिमम। जब करंट विड्रॉ करना शुरू कर दोगे, तो उसकी वोल्टेज डिक्रीज करनी शुरू कर देगी। उसकी वोल्टेज क्या करनी शुरू कर जाएगी? डिक्रीज करनी शुरू कर जाएगी। सो दिस इज नोन एज ईएमएफ ऑफ ए सेल। आपको समझ में आ गया ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल इज नॉट एनी फोर्स, इट इज नॉट ए फोर्स। ठीक है, ये पुराना नाम पड़ गया, उसका गलत नाम पड़ गया। ठीक है, काम नाम राम का, काम रावण के हैं, इसके ऐसा नाम है एक तरह से। ठीक है, कि काम इसका जो ये काम करता है और जिसका नाम है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। काम और नाम बिल्कुल मैच नहीं करते इसके। सो बेसिकली लेटर ऑन जब सेल का मैकेनिज्म हमें पता चला, तो पता चला कि ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लेटर ऑन ये पता चला। अब अगले कंसेप्ट की तरफ जाते, तो ईएमएफ पता चल गया, अगले कंसेप्ट की तरफ जाते। ठीक है, मैंने क्या किया, एक छोटा सा सर्किट लिया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये रास्ते में एम्पेयर आ गया सेल को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, अब आप अगर रेजिस्टेंस का वोल्टेज देखते हो तो वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, अब क्या किया, ईएमएफ पे सेल मेरे पास निकल के आ रहा है 12 वोल्ट। ठीक है, और ये निकल के आ रहा है मेरे पास 4 ओम।
मैंने कोई सर्किट कंसीडर किया, अब सर्किट के बीच में मेरा एमीटर लगा हुआ है, जो नई बैटरी ईएमएफ ऑफ ए बैटरी वो 12 वोल्ट है, मतलब बैटरी अभी सर्किट में मैंने यूज नहीं की, करंट बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ करंट किया, करंट को कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन ऑफ करंट। तो आई मेरा क्या निकल गया है, आई निकल के आया 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 ओम, दैट इज कुल मिला के निकल के आया 3 एम्पियर। करंट कितना निकल के आना चाहिए इसके बीच में, अब मुझे देख के ही पता चल रहा है कि करंट कैलकुलेशंस करके 3 एम्पियर का निकल गया। करंट कैलकुलेट करके होता क्या है, 3 एम्पियर का निकल गया। ठीक है, अगर करंट 3 एम्पियर का निकल के आ रहा है तो मैं ये रेजिस्टेंस का, ये वाले रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, देयरफॉर डेल्टा वी इन 4 ओम वो क्या निकल के आ जाएगी, I इंटू आर दैट इज 3 इंटू 4, अरे यार वो भी क्या निकल के आ रहा है, 12 वोल्ट का ही निकल के आ रहा है। सो रेजिस्टेंस के बीच में भी वोल्टेज जो निकल के आ रहा है मेरा 12 वोल्ट का निकल के आ रहा है, बैटरी का भी 12 वोल्ट का निकल के आ रहा है, बैटरी ने उसे करंट सेंड किया 3 एम्पियर का, तो रेजिस्टेंस के बीच में 3 एम्पियर का करंट गया, तो वो भी वोल्टेज कितनी बना रहा है, 12 वोल्ट की। तो वोल्टेज दोनों के बीच में जो बैटरी की वोल्टेज होती है, रेजिस्टेंस की वोल्टेज उतनी ही निकल के आती है। यहां से मैंने ये कंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, ये सारी हमारी अगर देख के चलो, दिस इज द एक्सपेक्टेशंस, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, रास्ते में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो मेरे पास करंट कितना आना चाहिए, 3 एम्पियर का आना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ये मैं थ्योरेटिकली मान के चल रहा हूं। जब मैंने बैटरी लगाई किसी सर्किट के बीच में, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस होती है करंट इतना ही आएगा। बट जब हमने ऑब्जर्वेशंस देखी, ऑब्जर्वेशंस मतलब रीडिंग ऑफ एमीटर देखा, रीडिंग ऑफ एमीटर के बीच में जब मैंने देखा, तो मान लो कि रीडिंग ऑफ एमीटर आ रही है 2 एम्पियर, वो 3 एम्पियर कभी नहीं निकल के आएगी। ठीक है, वो 2 एम्पियर की निकल के आएगी। ठीक है, देन वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक की, अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक की तो मैंने चेक किया कि वोल्ट मीटर में क्या निकल के आ रहा है। अब यदि आप इसी चीज को प्रैक्टिकली लैब में करोगे ना, तब ये प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसे ही निकल के आएंगे। कभी भी प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन एमीटर की 3 एम्पियर नहीं आएगी, 3 एम्पियर से कम ही होगी। और अगर आप वोल्ट मीटर जो ओम रेजिस्टेंस के ऊपर लगाओ उसकी रीडिंग लोगे, तो वो कभी 12 वोल्ट नहीं निकल के आएगा, 12 वोल्ट से कम ही निकल के आएगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया, कम वाली ऑब्जर्वेशन अपनी तरफ से मान ली। ठीक है, ये मेरी क्या निकल के आ रही है, रियलिटी। ये मेरी रियलिटी निकल के आ रही है जब आप कार करो। ठीक है, तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा 1 एम्पियर का करंट लॉस्ट कहां हो गया, 3 एम्पियर आना चाहिए था, लेकिन करंट आ रहा है 2 एम्पियर का। यहां पर 1 एम्पियर का करंट मेरा क्या हो गया, रास्ते में ही गायब हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, वो किसने खत्म किया, वो खत्म किया एक नई फिजिकल क्वांटिटी को, यहां से हमने नाम दिया इंटरनल रेजिस्टेंस ने खत्म किया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। कभी भी जो बैटरी आप लेके आ रहे हो मार्केट से, वो बैटरी उतना वोल्टेज और करंट सेंड नहीं करेगी जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कैलकुलेशंस में। उसकी ऑब्जर्वेशंस हमेशा कम ही निकल के आएंगी, उसकी ऑब्जर्वेशंस हमेशा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कम ही, रियलिटी में उसकी ऑब्जर्वेशंस कम ही निकल के आने वाली। सो दिस इज हाउ इंटरनल रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड। इंटरनल रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को कैसे डेवलप करते हैं, नोट कर लो एक बार इसे।
ठीक है जी। तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस का जन्म हुआ। तो आपको देख के पता चल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जन्म मैंने कैसे लिया। ठीक है, रियलिटी और ऑब्जर्वेशन, मतलब रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस दोनों ही डिफरेंट निकल के आ रही हैं, जिसके कारण हमने यहां से कंक्लूड किया देयर माइट बी सम इंटरनल रेजिस्टेंस इन दी सेल। सेल की अपने अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड मैं यहां से डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा हूं। इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर, इंटरनल रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन offered to path of current due to material of electrolyte of cell, due to material of electrolyte of cell। ठीक है, अब मैं उसके रीजन के ऊपर आ रहा हूं। ठीक है, अब इसके रीजन के ऊपर आ रहा हूं, नोट कर लेना, मैं लिखवाऊं, बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। द कॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आप खुद ही लिख लेना साथ। ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द पाथ ऑफ द करंट ड्यू टू द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मैं वापस फिगर के ऊपर आ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास फिगर निकल के आ रही है, वापस इसी फिगर के ऊपर आ गए। तो यहां पर मैंने क्या बोला था, यहां पर मैंने क्लियर कट ये बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा सर्किट कंप्लीट करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में से निकल के इस डायरेक्शन में जाएगा तो रास्ते में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर NaCl के बीच में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। इसी तरह से एसिड भी ब्रेक हो जाता है। तो जो ये आयंस बन रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन ये आयंस के साथ क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी बर्थ टेक प्लेस। बात समझ में आ रही है कि जन्म कैसे हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी टेक is occurred due to the collision of electrons and ions in the electrolyte। ठीक है, collision of ions and electrons in the electrolyte। so this is the cause of internal resistance। ठीक है, so मैं सारे कंसेप्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ता जा रहा हूं। ठीक है, अब याद रखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, जब भी मैं बात करता हूं ना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, जैसे ये बैटरी बनाई तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ ही बनाऊंगा, स्मॉल r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं साथ में बनाऊंगा, या फिर ये अगर बैटरी है, ये 12 वोल्ट है, तो मैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके नीचे ही मेंशन कर दूंगा। या तो इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के बीच में उसके साथ बनाऊंगा स्मॉल r के साथ, या अगर ड्रॉ नहीं किया तो स्मॉल r को उसके नीचे ही न्यूमेरिकल्स के बीच में मेंशन कर दिया जाता है। तो इस तरह से फिजिक्स के अंदर इसे सर्किट के बीच में ड्रॉ किया जाता है, सर्किट के बीच में बताया जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये निकल के आई थी कि रियलिटी ये चीज है, रियलिटी ये चीज है कि अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो वोल्ट मीटर की रीडिंग निकल के आती है 12 वोल्ट से कम। जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकल के आती है, ठीक है, जो आपकी रियलिटी में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकल के आ रही है, दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। उसे नाम देते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल।
ठीक है, अब ये वोल्टमीटर की रीडिंग कम क्यों हुई थी? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण अगर वोल्टमीटर की रीडिंग कम हो गई थी, 12 वोल्ट की बजाय 8 वोल्ट आ गई थी, तो ये जो वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है उसे हमने नाम क्या दे दिया? टर्मिनल पोटेंशियल का नाम दे दिया। दिस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। तो मैं ये रियलिटी, जो भी रियलिटी निकल के आ रही है उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो रियलिटी, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है मेरा R। ठीक है, ये मैंने मान लिया था 2 एम्पियर का करंट जा रहा है इसमें, ये 4 ओम का ऑलरेडी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये बैटरी ने हमें प्रोवाइड किया था, वोल्टमीटर ने प्रोवाइड किया था 8 वोल्ट। इस तरह से निकल गया। ठीक है, तो अगर R को कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर R को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय करंट। करंट कितना निकल के आ रहा है? 2 एम्पियर। तो ये R कैसे निकल के आएगा? 4/2 दैट इज 2 ओम। तो ये R कितना निकल के आ रहा है? रियलिटी वाला केस यहां से उठाया, ये रियलिटी वाला केस को मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूं यहां पे, ये सर्किट डायग्राम। तो मेरा ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है? 2 ओम। ठीक है, और इसकी अगर वोल्टमीटर यहां पर लगाऊं तो इसकी वोल्टेज कितनी निकल के आ रही है? 4 ओम। ये वोल्टमीटर लगाया हुआ। जो भी चीज मैं पैरेलल में लगा रहा हूं वो पैरेलल वाली चीज क्या निकल के आएगी? वोल्टमीटर निकल के आएगी। पैरेलल वाली चीज क्या निकल के आएगी? मेरी वोल्टमीटर निकल के आएगी। तो इस तरह से, ठीक है, अब रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन बिटवीन V, E एंड R। रिलेशन फाइंड करते हैं V, E एंड R। V क्या है यहाँ पे? टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? V के साथ। EMF ऑफ ए सेल को किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? E के साथ। ठीक है, E के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस को किसके साथ डेवलप करना है? R के साथ। ठीक है, तो आप चेक करो जरा, मैंने क्या बोला था आपको? टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? 8 वोल्ट 12 वोल्ट माइनस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस I इंटू R। यही निकल के आ रहा था, I इंटू R। ठीक है, अच्छा 8 वोल्ट क्या था? 8 वोल्ट वाज द टर्मिनल पोटेंशियल। तो यहां पर मैंने लिख दिया टर्मिनल, 8 वोल्ट की जगह लिख दिया टर्मिनल पोटेंशियल का सिंबल V। 12 वोल्ट पर क्या था? EMF, यहां पर आ गया E। I क्या था? एक्चुअल करंट दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, I आ गया। R क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं, यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं। ठीक है, 2 इंटू 2, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। करंट कितना निकल के आ रहा है? 2 एम्पियर का निकल के आ रहा है। तो वैल्यूज पुट करती है, ये 2 I को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से मेरा एक रिलेशन निकल के आ रहा है। टर्मिनल पोटेंशियल का EMF ऑफ ए सेल के साथ एक रिलेशन निकल के आ रहा है। टर्मिनल पोटेंशियल का EMF ऑफ ए सेल के साथ रिलेशन निकल के आ रहा है। इसी तरह से इसे एक और मेथड के साथ फाइंड आउट करते हैं। अगर आप ये सर्किट मान के चलो, ये सिंपल सर्किट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है इसका। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ठीक है, दिस इज नेगेटिव। अब आपको याद होगा ये लोअर टर्मिनल होता है, ये हायर टर्मिनल, और ये पाथ निकल के आ रहा है करंट का। ठीक है, अगर किरचॉफ्स लॉ लगा के चले, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? अगर I करंट, ये सर्किट पूरा कंप्लीट है, अगर I करंट बाहर निकलेगा तो I करंट ही इसके अंदर एंटर करेगा।
आई करंट बाहर निकलेगा तो आई करंट इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो मेरे पास कैसे निकल के आएगा, इसे मान लिया ए टर्मिनल, इसे मान लिया बी टर्मिनल, ठीक है, ए टर्मिनल बी टर्मिनल। अब आप खुद सोचो, अगर मैं किरचॉफ के लॉ लगाता हूं तो ये वाले टर्मिनल को मैं ऐड कर रहा हूं वी ए, ठीक है। वी के ए के अंदर सारा कुछ एंटर कर रहा है, सारा इसके अंदर करंट एंटर कर रहा है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, वी ए इज इक्वल टू वी बी। यहां पर अगर करंट हायर टू लोअर की तरफ जा रहा है, हायर टू लोअर की तरफ जा रहा है, चेक करो जरा, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या लिखते थे, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, तो क्या निकल के आएगा आई इंटू आर, अगर किरचॉफ लॉ याद हो आपको। प्लस अगर बैटरी लोअर से हायर की तरफ निकल के आती तो पोटेंशियल क्या लिखते थे, पॉजिटिव, वी बी का पोटेंशियल। यहां से अगेन पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपको किरचॉफ लॉ करवाए थे, उसमें मैंने बताया था करंट जब भी हायर टू लोअर जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होता तो माइनस आ गया। बैटरी के बीच में अगर लोअर टू हायर जा रहा है तो पोटेंशियल ऐड होता है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट पूरा, E माइनस आई आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये वी ए माइनस वी बी क्या प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। तो इसकी हेल्प के साथ भी ये सारा रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चेक कर लो। अच्छा फर्दर इसी को अगर कंटिन्यू करता हूं, बस लास्ट स्टेप है, यहां पर अगर वापस ओम्स लॉ लगाया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर मान के चल रहा हूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी इसका सर्किट का निकल के आ रहा है, यहां पर अगर लगाता हूं, ठीक है, ये कैपिटल आर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, आई कैपिटल आई इंटू आर, जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी, ठीक है। आई मेरा वही स्मॉल है तो स्मॉल ही लेंगे, आई यहां पर स्मॉल ही निकल गया है, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करके आई की वैल्यू निकाल सकते हो, E अपॉन आर प्लस आर। सो दिस इज द एक्चुअल करंट, एक्चुअल करंट ऑफर्ड बाय द सेल। समझ में आया? सो यहां से मैंने कंसेप्ट डेवलप किया सेल की हेल्प के साथ, ईएमएफ का, इंटरनल रेजिस्टेंस का एंड टर्मिनल पोटेंशियल का, ठीक है। सो इसी को आगे फर्दर देख के चलेंगे। अब याद रखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन दी इंटरनल रेजिस्टेंस फैक्टर्स, जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एसिड कौन सा ले रहे हो उसके बीच में, सेकंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कॉपर के ले रहे हो कि एल्यूमिनियम के ले रहे हो कि जिंक के ले रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। हम कल थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज का सेशन फिजिक्स का इतना ही निकल के आ रहा है, और अगर सेशन के बीच में अगर कुछ बात नहीं समझ में आई तो प्लीज